अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आपकी फरमाइश पर दोबारा असदुल्ला खान साहब को दावत दी है। जरा पॉलिटिक्स, ईद तो माशाल्लाह ईद मुबारक आप सब लोगों को। असद साहब ने बड़ी अच्छी ईद गुजार ली है और आज ईद का बुनियादी तौर पर दूसरा दिन कहलाया, तीसरा दिन टरू और मरू कहते हैं हम शायद गालबन। तीसरा दिन है सर। आप ईद के दिन भूल गए हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी भूल जाते हैं। ये बहरहाल ईद बुनियादी तौर पर ये है कि ईद के बाद दो दिन गुजर के आप चले कंफ्यूज कर जाते हैं चीजों को। बहरहाल तीसरा दिन आप सही कह रहे हैं, तीसरा दिन है आज ईद का। और ईद पे आपने असद देख तो ली वो गर्मा गर्मी और वो बातों को ईसीएल में नाम डालने का कहा गया कि जनाब नाम डल भी गया। और आप और हम सबको पता है कि ईद की छुट्टियां हैं। ईसीएल जो है वो वजारत दाखिला ने जारी करना है और बाकायदा मेमोरेंडम जारी होता है, ऐसे नहीं जारी होता, फिर वो अपडेट होता है सिस्टम में। मैंने किसी दोस्त से सिस्टम में चेक करवाया, ये खबर भी दे रहा हूँ आपको, अभी तक उनका नाम ईसीएल में नहीं है, पीएनआईएल लिस्ट में अंदर मौजूद है। और ये शहबाज शरीफ की बात हो रही है। तो अब आप ईद के बाद यानी जो मंडे आने वाला है, पीर से कोई अगले हफ्ते में सियासत में क्या गर्मा गर्मी देख रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है? एक ये वाला इशू पहले, इसमें बात करते हैं फिर दोबारा करते हैं बात। देखिए आज़ाद साहब, मैं ईद के बाद 3 चीजों पर मेरी नजर है, या मैं देखना चाहूंगा कि 3 चीजें किस तरफ को जाती हैं। एक तो फौरी तौर पर जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, वो बाहर जाते हैं नहीं जाते हैं, बाहर जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, हुकूमत उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स देती है, शहबाज शरीफ साहब खुद क्या एफर्ट करते हैं, कौन कौन कोर्ट में जाता है, क्या शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में जाते हैं, क्या हुकूमत कोर्ट में चली जाती है, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है, शहबाज शरीफ बाहर जाते हैं नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है वैसे कि शहबाज शरीफ अगर बाहर जाते हैं तो वापस आएंगे। उनका स्टेटस थोड़ा सा मुख्तलिफ है नवाज शरीफ से और बाकी उन लोगों से और उनके अपने बच्चों और फैमिली से। तो मेरा ख्याल है कि वो अभी फिलहाल तो इस तरह की चीज मुझे नहीं लगती कि वो भागेंगे। वो कोशिश कर रहे थे, बाहर जा रहे थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, बीवी से मिलने के लिए। जाहिर है ईद तो लोग अपनों में ही करते हैं ना, तो फैमिली उनकी बाहर है, तो उनके साथ मिलने के लिए वो जा रहे थे और साथ में चेकअप वगैरह भी शायद करवाना होगा, कि वो भी एक उनका इशू है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है उसको वो उसकी जगह पर देखें तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो शहबाज शरीफ बाहर ना जाए। तो ये एक जो है ना कुछ दिन पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक एक्टिविटी जरूर रहेगी, एक हल्ला गुल्ला, एक गहमा गहमी सी जरूर रहेगी कि क्या होने वाला है चंद दिन में। अदालतों में 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, जरा रौनक लगी रहेगी, वकील आ रहे हैं, पटिशन आ रही है, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मेरी आपकी इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी अदालत में। तो ये एक एक्टिविटी इस तरह से तो मैं देख रहा हूँ। दूसरा मेरी नजर रहेगी अच्छा, एक मिनट जरा यहाँ रही रहेगा। ये देखिए यहाँ अच्छा आपने सवाल कर दिया। ईद तो वो गालबन मना नहीं सकते थे अपनों के साथ, उसकी वजह है कि क्वारंटाइन करना था उन्होंने कतर में। तो ईद तो गालबन कतियों के साथ बनानी थी। जो ड्रामाबाजी नवाज शरीफ ने की कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान के कोई 100-150 कजन है, उनमें से किसी एक का पूरा ड्रामा वो करके कि जी वो कजन से मुलाकात हुई। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, देखिए यहाँ पॉसिबिलिटीज जो मैं समझ रहा हूँ, आप इस पे क्या कहते हैं, हम दूसरे इशू पे बाद में जाएंगे। पहले तो ये है कि वो कंटेम्प्ट की बातें करें, ब्लैक लिस्ट वाला मामला तो एज डाइड इट्स नेचुरल डेथ। मैं बड़ा क्लियर हूं उसमें। कंटेम्प्ट क्या होगी कि ब्लैक लिस्ट क्या होगा जी, ब्लैक लिस्ट में तो नाम निकाल दिया है, ब्लैक लिस्ट में तो नाम है नहीं, पीएनआई लिस्ट में है। और जब वो बाकायदा नोटिस करेंगे मंडे या ट्यूसडे को, जब ये पिटीशन लगती है, वो कंटेम्प्ट में नोटिस हो भी जाता है, तो उसमें जवाब तो बड़ा सीधा आएगा। उन्हें अल्टीमेटली चैलेंज करना पड़ना है ईसीएल की लिस्ट। और आपको याद है, आप इन्हें भी खबर ये ब्रेक की थी कि 2019 गालबन मार्च के अंदर, पहले जब इनका पुराने केसेस के अंदर साफ पानी में और चौधरी शुगर मिल में जब नाम इनका डाला गया था ईसीएल में, तो वो नाम निकाल दिया था। आप क्या समझ रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट पे तवज्जो ज्यादा देंगे या ईसीएल को भी नाम लेकर आएंगे अदालत में? अच्छा, वैसे साहब जो फैसला लिखा था ना उसके आखिर में जो लाइंस लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि if the petitioner is in the blacklist और if already placed, इस तरह से कुछ करके अल्फाज लिखे हुए थे, मुझे पूरी तरह से ध्यान में नहीं कि if already placed ये लिखा हुआ था कि अगर वो पहले से उसका नाम वहां पर मौजूद है तो मतलब अगर है तो। अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें ये बहरहाल जरूर कहा गया था कि इनको एक दफा जाने की इजाजत दे दी जाए। अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, माहिरीन कानून कर सकते हैं
कि एक दफा इजाजत दे दी जाए का मतलब क्या ये है कि किसी भी लिस्ट में अगर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि उसमें जिक्र सिर्फ ब्लैकलिस्ट का था, तो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन यूं की जाएगी कि अगर किसी भी लिस्ट में उनका नाम मौजूद है उनको बाहर एक दफा जाने दिया जाए? क्या उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह होगा या नहीं होगा? दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं, आप इसकी वजाहत जरा कर दीजिएगा जो आपके जहन में। दूसरा ये है कि अगर ये तौहीन अदालत में जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसका जवाब अगर अदालत के पास जाकर ये करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब, और एक और दरखास्त डाल देते हैं कि जनाब हमें सुना नहीं गया या हमें सुने बगैर आपने फैसला किया है, तो हमारी दरखास्त ये है, हम इसमें फरीक बनना चाहते हैं, पहले हमें तो सुना जाए, यानी जिन लोगों को फरीक बनाया गया है उन लोगों को सुन लिया जाए और फिर फैसला किया जाए, तो हुकूमत भी एक दरखास्त लेकर जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है दोनों के पास ऑप्शंस, कानूनी रास्ते मौजूद हैं। कानूनी जंगी बहरहाल होगी और फिर कोई रास्ता निकलेगा उनके जाने या ना जाने का। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। इफ ऑलरेडी प्लेस, यानी बुनियादी तौर पर अदालत एक ब्लैंकेट ऑर्डर तो नहीं दे सकती है कि अगर ईसीएल में भी नाम है, उनका कोई पीएनआई हाँ। लिस्ट में भी है, कि आप चले जाएं। तो जो कि उन्होंने चैलेंज ब्लैक लिस्ट का किया था, ब्लैक लिस्ट को सामने अगर अदालत ने लिख भी दिया, ये इंटरप्रिटेशन की बात आएगी। मैं नहीं समझता कि किसी और लिस्ट में है या ईसीएल में है तो इस ऑर्डर का एडवांटेज उन्हें मिल सकेगा। ये बार अदालत इंटरप्रिटेशन में देखेगी इस बात को। दूसरा ये है कि वो और दूसरा मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि जब तक उनका अगर नाम ईसीएल में मंडे को जैसे कह रहे हैं, शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ठीक कह रहे हैं कि पहले काबीना ने इस बाई सर्कुलेशन मंजूर कर लेगी, मेमोरेंडम उन्होंने जारी करना है, तो फिर नाम आ जाएगा और वो अलहदा ईसीएल में चैलेंज करना पड़ेगा। चले हम आप दूसरी तरफ आते हैं। अब दूसरा इशू जो है वो आप राणा सनाउल्लाह ने वो फुलझड़ी छेड़ दी है या छोड़ देती है यूसुफ रजा गिलानी को कि जनाब आप इस्तीफा दे दें और पीडीएम में आ जाए, पीडीएम उसी तरह जिंदा रहेगी, पीडीएफ इस्तीफे भी देगी, पीडीएम लॉन्ग मार्च भी करेगी। ये बैठे बैठे राणा सनाउल्लाह या पीएमएल को क्या ख्याल आ गया, पीडीएफ तो भर चुकी है, आप क्या देख रहे हैं ईद के फौरन बाद सियासत में? अच्छा आज़ाद साहब, देखें इसमें जो है ना, जो पीडीएम का मामला है, मुझे ये लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन इसको इस मामले में ऑपोजिशन जो है इसको अपनी अपनी जबान पर या अपनी डिस्कशन पर रखने को से जो है वो पर जरूर इत्तेफाक करेगी या उसको जरूर जारी रखेगी। मिसाल के तौर पे पीडीएम का इजलास हो रहा है जी, पीडीएम बैठ रही है जी, पीडीएम अपना लाहा अमल तैयार करेगी जी, पीडीएम ने आगे क्या करना है मिल बैठ कर फैसला करेंगे जी, पीपल्स पार्टी को दोबारा दावत देंगे, हम कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें, हम कोशिश करेंगे कि मुत्तफिका तौर पर इस हुकूमत के खात्मे के लिए जो है वो किरदार अदा करें, हम कोशिश करेंगे जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती और आवाम को पर जुल्म सितम का और महंगाई का खात्मा नहीं होता, या आटा चीनी चोर नहीं चले जाते। ये वो जुमले हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे अगले 2 महीने तक। लेकिन और देख लीजिएगा, ये इससे मुख्तलिफ जुमले नहीं होंगे, तकरीबन कमोबेशी अल्फाज होंगे कि इस हुकूमत को घर भेज लेने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपनी हिकमत अमली मुरतब करेंगे, पीडीएम अपना इजलास करेगी, मिल बैठ कर फैसला करेंगे, अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मिल बैठेंगी। हालांकि उन तमाम में अब 1.5 जमात बची है, एक नून लीग बची है और आधी मौलाना फजल रहमान की जमात बची है। इसके बाद आगे कोई जमात भी नहीं है जो जिसका कोई इम्पैक्ट हो। वैसे तो फजल रहमान साहब का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चलें वो स्ट्रीट पावर रखते हैं, सड़कों पर लोग निकाल लेते हैं, तो इसलिए उनको हुकूमत संजीदा लेती है। अब बात यह है कि ये इस हद तक तो रहेगा आज़ाद साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नतीजा निकलेगा या कोई मूवमेंट भी चलेगी या कोई लॉन्ग मार्च। जहां तक रही बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी दोबारा इस पीडीएम का हिस्सा बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतने बच्चे नहीं है कि वो जिस तरह से निकले और वो दोबारा वापस आ जाएंगे। वो धोखा मरियम नवाज शरीफ ने खाया है कि सबका माजी को भूल भाल के और मुस्तकबिल पर नजर रखे बगैर वो लाड़काना चली गई, वो वहां जाके उन्होंने गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगा दिया, जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगा दिया। हालांकि वही जुल्फकार अली भुट्टो जिसके बारे में नवाज शरीफ कहा करते थे कि जाली शहीद है ये, और गड़ी खुदाबख्श में जो सो रहा है वो जाली शहीद है, वो कहा करते थे। बेनजीर भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा गया तो उन्होंने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया, मुआफी मांग ली एक तरह से गैर एलानिया तौर पर, जब वो बीबी की कब्र पर चली गई। ये सोचे बगैर कि सियासत है, मुस्तकबिल में कुछ चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब सियाने हैं, जब गड़ी खुदाबख्श में बीबी गई, ये मरियम साहबा गई थी, तो मौलाना फजल रहमान नहीं गए थे क्योंकि उनको पता था उन्होंने इस हल्के से सियासत करनी है। तो पीपल्स पार्टी ने जो कुछ इसमें गेन किया है उसको वो दोबारा लॉस करने वाले नहीं है। वो शोर मचाते रहेंगे कि जी हम
हुकूमत की असल ऑपोजिशन है, हम ऑपोजिशन करेंगे, इसको घर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो घर भेजना ही नहीं चाहते। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही, कोई समझना नहीं चाह रहा, तो उसको खुद फरेबी कहते हैं उर्दू जुबान में। ये पीडीएम जो है वो खुद फरेबी का शिकार है और समझती है कि पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बन जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है ये तो नहीं बनेगी। और अच्छा पीडीएम आपने अच्छा आप जी मैं एक बात जरा मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ जो आज आपने बात की है ना कि पीपल्स पार्टी बेन अपना मरियम नवाज ने तो मैं नापुख्तगी मैं देख लूं मैं बच्चापन देख लूं उसमें लाउबाली तबीयत में देख लूं यानी हा हा वो नारे याद नहीं हा पीडीएम टू आपको हाँ याद नहीं होगा जिस तरह के वो नारे लगाती रही और जिस तरह की सियासत उन्होंने करके कोशिश की है अब राइट और लेफ्ट विंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको तकसीम कर दिया उसका नुकसान अल्टीमेटली हुआ है और वो सियासत जोड़ने की कोशिश करें हालात और वाकयात पैदा करने की लेकिन दूसरी बात एक साथ आप और हमें वो भूलनी नहीं चाहिए कि इमरान खान ने बाकायदा खुद पीटीआई ने गवर्नमेंट डिसॉल्व करने का गवर्नमेंट तोड़ने का और वो उसका एडवांटेज इस हवाले से वक्त से पहले इलेक्शन करवाने का वो खुद ये फिलर छोड़ा चाहते या नहीं चाहते वो गलत बात है लेकिन हालात और वाकयात ऐसे बना दिए ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वो हमदर्दी का वोट ले जाएंगे तारीख में ऐसा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर पहले गिराई या पीएमएलएन की गवर्नमेंट पहले गिराई तो हमदर्दी का वोट मिलता रहा है ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं तो वो भी एक कार्ड अच्छा खेला था तो आपकी नजर में ये नहीं था कि ये कार्ड जो खेलने जा रहे हैं ये जो कार्ड खेल रही है इमरान खान ने वो इनको ट्रैप में लाए थे और वो कामयाब हो गए जी, बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी अच्छी थी। उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं है ये हुकूमत जो है। मैं इसको डिसॉल्व कर सकता हूँ, दोबारा इलेक्शन पे जा सकता हूँ, तो मेरे लिए कोई इतनी चीज़ नहीं है। अगर आप तुम लोग मुझे दीवार से लगा दोगे या लगाने की कोशिश करोगे तो मैं असेंबली तोड़ दूँगा। ये मुझे जो है ना वो मेरी ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है ये। तो ये पैगाम तो उन्होंने अच्छा दिया और इससे जो है वो जो भागते हुए थे लोग वो रुक जाएँगे, वो कहेंगे अच्छा ये तो अब खुद ही तोड़ने पर है, तो नहीं जनाब हम नहीं तोड़ना चाहते। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी उसकी स्ट्रैटेजी पहले दिन से क्लियर है। ये मेरा ख़्याल है सब होगा नहीं। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा था ना कि ईद के बाद जो मैं देखना चाहूँगा और वो ये है और हुकूमत को इसका इदराक बहुत अच्छी तरह है और तरीन साहब अब आए भी हैं वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर। मैं देखना चाहूँगा कि हुकूमत महँगाई को कम करने के लिए क्या इक़दामात उठाती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कोविड को कंट्रोल हुकूमत करती है, फिर एक वेव आ जाती है, फिर कर लेती है, वो चीज़ें कि काफ़ी हद तक बेहतर चल रही हैं। असल जो मसला है, वो महँगाई है। मैं पाकिस्तान में जितने बाय इलेक्शंस होते हैं, उसमें जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, क्या मसला है, किसको वोट देंगे? वो कहते हैं कि जी हम जो है वो इमरान खान को वोट नहीं देंगे। पूछते हैं क्यों नहीं देंगे? तो वो कहते हैं कि जी महँगाई बहुत है। अच्छा, इसके बावजूद आप देखते हैं कि अच्छा खासा वोट मिलता है। अगर महँगाई का एक फैक्टर निकल जाता तो उनको कोई हरा नहीं सकता था, यानी बाकी सारी चीज़ें मिलाकर। तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को इस बात का इदराक है कि लोग महँगाई से परेशान हैं, चीज़ें मुसलसल महँगी हो रही हैं। उस पर जो है वो कुछ संजीदगी के साथ मेरा ख़्याल है उनको इक़दामात करने की ज़रूरत है और इस ये जो है वो इस पर क्या इक़दामात उठाए जाते हैं और नए वज़ीर ख़ज़ाना क्या करते हैं, इस पर बारीक-बीनी से देखने की ज़रूरत होगी कि क्या वो कुछ ऐसे इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आम आदमी की जो ये महँगाई वाली मुश्किल है, उसमें कमी हो जाएगी। तो ये मेरा ख़्याल है अज़हर साहब 3 चीज़ें मुझे लगता है कि आइंदा दिनों में देखने वाली हैं। एक तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, दूसरा पीडीएम जिसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है और चौथा जो है वो शहबाज शरीफ। इस पे बहरहाल ज़रूर आप जो है ना वो 50-50 का चांस लगता है कि वो जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो शहबाज शरीफ वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। अब वो अच्छी बात की है अब चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है लेकिन मैं ये बता दूं मुझे भी लग यही रहा है मेरी छठी कह रही है या हालात और वाकया जा रहे हैं चूंकि उन्हें एक एज मिल गया हुआ था ईसीएल में उनका नाम आ गया था इनका और नवाज शरीफ के केस का फर्क है नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे ये अभी कन्विक्टेड नहीं इनके अभी रेफरेंस चल रहे हैं वो बुनियादी तौर पर डिले करने के हवाले से पर वैसे भी आपको पता है हमारी फेवरेट बात होती है कि डैब कोर्ट में जजेस तो है ही है प्रोसीडिंग तो ये चल ही लिया तो वो बहाना यहाँ भी चलेगा तो लग यही रहा है कि शायद शहबाज शरीफ किसी ना किसी तरह से अदालतों से जाने में कामयाब हो जाए बहुत कामयाब शुक्रिया हो जी जाएगी। इजाजत दीजिए बहुत शुक्रिया जी इजाजत दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।